नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया गेम जो खेला गया था अपने सेकंड वर्ल्ड चेस चैंपियन इमैनुअल लास्कर और उस टाइम के जाने माने प्लेयर सेगबर्ट ताराश के बीच में। इस गेम की एक खासियत ये भी है कि इस गेम में ताराश ने उनके नाम से जो ओपनिंग फेमस है ताराश डिफेंस, वो उन्होंने खेला था इमैनुअल लास्कर के अगेंस्ट और गेम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि गेम में कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरह से गेम खेला गया उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। एडवांटेज जब आपके पास होता है, मतलब आपकी पोजीशन जब अच्छी होती है तो कैसे खेलना है कैसे नहीं, हर चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला। तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पे अगर आप नए होगे, हिंदी में आपको अगर और कुछ सीखना है, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है तो इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो, तो फिर आज के इस गेम को शुरुआत करते हैं। वाइट की जो चाल है, उन्होंने खेला D4, ब्लैक ने इस पोजीशन में D5 खेला। इमैनुअल लास्कर वाइट साइड से खेल रहे, सेगबर्ट ताराश ब्लैक साइड से खेल रहे, नाइट ऑफ 3 यहाँ पे खेला और उन्होंने C5 खेला जो कि उनकी फेवरेट ओपनिंग थी। अभी C5 के बाद क्या होने वाला है, चलो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर उन्होंने सेगबर्ट ताराश के अगेंस्ट ताराश खेलने का उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने C4 मूव खेला, C4 के बाद E6। ये सेम जो पोजीशन है अलग मूव ऑर्डर से भी आ सकती है, जैसे कि देखो आपने यहाँ पे D4 D5 खेला, फिर C4 E6 और इस पोजीशन में आप नाइट C3 खेलो तो फिर C5 हो सकता है। इस पोजीशन को आप ताराश डिफेंस बोल सकते हो। और जैसे कि गेम में हुआ कि अलग मूव ऑर्डर से यही सेम पोजीशन आई, C कैप्चर्स D5, E कैप्चर्स D5 और उन्होंने इस पोजीशन में G3 खेला जो कि मेन लाइन बोलते हैं ताराश डिफेंस में, नाइट C6। अभी वाइट की आइडिया क्या है, G3 खेलने के बाद ये बिशप को G2 पे रखना है और D5 के ऊपर प्रेशराइज करना है। तो कभी कभी ब्लैक प्लेयर्स जो है इस प्रेशर को हटाने के लिए यहाँ पे अलाउ करते हैं C5 पॉन कैप्चर करने के लिए और D5 D4 भी खेलते हैं या फिर वो ऐसे ही पोजीशन रखते हैं। तो हम देखते हैं गेम में क्या हुआ क्या नहीं। तो बिशप G2 यहाँ पे इन्होंने खेला, फिर नाइट ऑफ 6 कैसल हुआ, बिशप E7 और इस पोजीशन में अगर आपको मेन लाइन ही खेलनी है तो मेन लाइन यहाँ पे जो है वो है नाइट C3। अभी नाइट C3 के बाद ब्लैक यूजुअली कैसल करता है, कैसलिंग के बाद यहाँ पे वाइट से डी कैप्चर C5 एक ऑप्शन है। अगर आपको एक्सचेंज नहीं करना है इस पोजीशन में तो आप बिशप G5 खेल सकते हो। और बिशप G5 के बाद क्या होगा कि दो ऑप्शन है, एक तो आप CD4 मार्कर खेल सकते हो या फिर C4 करके पोजीशन ब्लॉक करके भी खेल सकते हो। तो देखो CD4 के बाद नाइट कैप्चर्स D4 आता है, फिर H6 खेला तो बिशप को पीछे लाना पड़ता है और ये गेम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं पूरा ओपनिंग के डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर मैं आराम से एक ओपनिंग के ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो इस गेम में डी कैप्चर C5 खेला गया था जिससे कि प्रेशर रिलीज भी होता है और एक थोड़ा प्रेशर D5 के ऊपर उनको बनाने की जो ख्वाहिश है उनकी वो पूरी होने वाली है। अभी बिशप कैप्चर C5 हुआ और अभी उनको पता है, देखो नाइट C3 खेलोगे तो D4 पक्का आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि D4 पाउन के ऊपर आगे जाके भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नाइट D2 खेला जो कि पॉसिबल ऑप्शन है। नाइट D2 के बाद ब्लैक ने यहाँ पे D4 खेला, तो उनकी आइडिया क्या थी नाइट D2 खेलने की कि उनको पता था कि D4 के ऊपर पॉन आने वाला है, तो पॉन के ऊपर आने के मतलब D4 आने के बाद नाइट B3 उनको खेलना था ताकि बिशप और पॉन दोनों के ऊपर अटैक बना रहे। तो बिशप B6 खेलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉन को सपोर्ट भी देना इंपॉर्टेंट है। बिशप B6, नाइट C6 और क्वीन D8 जो है वो D4 को सपोर्ट कर रहे हैं इस पोजीशन में, और वाइट साइड से हम दो नाइट और एक क्वीन साइड यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइट ने ऐसे सोचा कि चलो D4 पॉन जो है उसके ऊपर और अटैक करते हैं, क्योंकि D4 पॉन जो है आइसोलेटेड पॉन है। आइसोलेटेड पॉन मतलब क्या है, जिस पॉन को कोई दूसरी पॉन सपोर्ट नहीं कर सकती है, जिसके आजू बाजू वाले जो पॉन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो C फाइल और E फाइल के ऊपर ब्लैक का एक भी पॉन नहीं है, तो ब्लैक D4 पॉन को कोई दूसरे पॉन से सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस पोजीशन में आप बोल सकते हैं D4 का पॉन जो है वीक है क्योंकि उसको सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर सकते हो। तो इस पॉन के ऊपर और अटैक बढ़ाने के लिए यहाँ पे इमैनुअल लास्कर ने क्वीन D3 खेला। देखो कैसे गेम में अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं वो जल्दबाजी कुछ करते नहीं है, वो हमेशा सोचते हैं कि कहाँ पे वीकनेस है, कौन से वीकनेस के ऊपर आपको अटैक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि
अपोनेंट के पोजीशन में वीकनेस कहाँ है वो आपको समझ में आना चाहिए और ढूंढना चाहिए। एक बार आपको वीकनेस मिला तो उस वीकनेस के अगेंस्ट आपको खेलना है, उसके तरफ आपके पीसेस लेके जाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि वीकनेस को चलो मिल गया तो मार दो, नहीं ऐसा नहीं, पहले पीसेस को लेके जाओ, आराम से खेलो, सोच कर खेलो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक ने बिशप E6 खेला। ऑब्वियसली क्वीन D3 की आइडिया ये थी कि उनको रुक D1 खेलना था ताकि D4 पॉन के ऊपर 4 पीसेस का अटैक हो। तो अभी यहाँ पे बिशप E6 ब्लैक ने खेला था ताकि उनको एक जो अटैकर है उसको हटा देना है। पर बिशप कैप्चर्स B3 उन्होंने मैच में जो खेला उससे प्रॉब्लम क्या हुआ है अभी कि वाइट के पास अभी 2 बिशप्स है और ब्लैक के पास 2 नाइट है समझो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो बिशप से ज़्यादा फायदा होता है। ऊपर से एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि बिशप जो है इस डायगोनल के ऊपर पूरा ओपन है, तो ओपन डायगोनल के ऊपर अगर आपका बिशप होगा तो और उसके पास टारगेट भी है तो बिशप जो है अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन E7 खेला। तो अभी ये C1 का बिशप और रुक जो A1 का है उसको बाहर निकालने की बारी है, तो उन्होंने यहाँ पे बिशप D2 खेला। बिशप D2 के बाद ब्लैक ने यहाँ पे कैसल किया। देखो इस पोजीशन में आप सोचोगे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करेंगे, तो आप ये देख सकते हो कि ब्लैक जो है इस पोजीशन में D4 पॉन के ऊपर अपना जो सपोर्ट है वो बना के रख रहा है। तो एक ही वीकनेस के ऊपर आप हमेशा अगर अटैक करोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, अपोनेंट उसको बचा लेगा। तो चेस में एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ 2 वीकनेसेस। अभी प्रिंसिपल ऑफ 2 वीकनेसेस मतलब क्या है कि एक जगह के ऊपर अगर आपका अटैक होगा तो उसके ऊपर अटैक बना के रखना है, पर सेकेंड वीकनेस जो है आपको क्रिएट करना पड़ता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बाहुबली मूवी में वो एक साइड से अपोनेंट के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, पर जो उन्होंने चक्रव्यूह या बोल सकते त्रिशूलम जो बोला है उन्होंने 2 साइड से, अलग साइड से उन्होंने उनका एक अटैक क्रिएट किया। तो वैसे ही आपको चेस में अगर कोई अटैक है उसके ऊपर आप कितना भी अटैक करो कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको सेकंड फ्रंट मतलब दूसरे साइड से अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बाहुबली में किया था वैसे ही इमैनुअल लास्कर ने किया। बहुत पुरानी टेक्निक है, सारे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं या अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको ये टेक्निक पता रहती है। उसको बोल सकते हो आप प्रिंसिपल ऑफ 2 वीकनेसेस या ओपनिंग द सेकंड फ्रंट, या फिर हिंदी में बोला जाए तो त्रिशूलम जैसा कुछ अलग टाइप से आपको अटैक करना है। सेंटर में नहीं सिर्फ, तो फ्लैंक अटैक भी करना है, साइड से भी अटैक करना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में तो आया होगा ठीक है। तो यहाँ पे उनको अटैक क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे A4 खेला। उनकी आइडिया सिंपल है, उनको यहाँ पे A5 खेलना है और A5 के बाद बिशप के ऊपर अटैक होगा। बिशप जब हटेगा तब D4 का पॉन जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट ने नाइट E4 खेला। तो नाइट E4 के बाद बिशप के ऊपर D2 के ऊपर अटैक है। उनको लगा कि चलो मेरा बिशप जो है अभी तो मुझे देना नहीं है, क्योंकि डबल बिशप के बारे में मैं आपको पहले बोल रहा था कि 2 धारी तलवार होती है डबल बिशप मतलब, तो उसको जल्दबाजी में आपने देना नहीं चाहिए। बिशप E1 खेला उन्होंने। यहाँ पे ताराश ने रुक D8 खेला ताकि D4 पॉन को और सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे उनके प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने A5 खेला, बिशप C5 आया, जो कि अभी तक सब सही चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ब्रेक करने के लिए क्वीन साइड के ऊपर A6 खेला। अभी A6 के बाद आप ये बोल सकते हो चलो B6 खेल सकते हैं। ऑफकोर्स आप B6 खेल सकते हो और B6 खेलना भी चाहिए। तो B6 के बाद क्या हो सकता है कि अटैक बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्वीन A4 खेल सकते हो। अभी क्वीन A4 से क्या होगा कि C6 का नाइट जो है वो थोड़ा सा वीक है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। ऊपर से आप D4 पॉन के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो। मतलब अभी झट से आप कुछ जीतने नहीं वाले, पर वाइट के देखो पीसेस गेम में आने वाले हैं। अभी रुक C1 आएगा, फिर आप रुक C4 खेल सकते हो। D4 पॉन के ऊपर एक एक करके आपको आप पीसेस ला सकते हो। ऊपर से क्या है, अगर ब्लैक ने कभी नाइट यहाँ से मूव कर दिया तो आप यहाँ पे B4 करके बिशप के ऊपर पे अटैक कर सकते हो। बिशप यहाँ पे कहीं हट जाएगा तो D4 का पॉन तो ऐसे ही मरने वाला है। तो समझ में आ रहा है आपको कि एक छोटे से वीकनेसेस के वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि उन्होंने A4 A5 A6 खेल दिया तो अपोनेंट के क्वीन साइड के ऊपर वो वीकनेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी नाइट C6 वीकनेस हो गया, तो ताराश ने यहाँ पे सोचा कि चलो पॉन को मार ही देते हैं। तो उन्होंने B कैप्चर से A6 कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पे A6 का पॉन नहीं मारा। उन्होंने क्या देखा कि अरे B7 का पॉन चला गया है, तो इसका मतलब है C6 के नाइट को कोई सपोर्ट नहीं है। C5 का बिशप है, उसको सिर्फ नाइट का सपोर्ट है। तो क्यों ना इस पोजीशन में रुक यहाँ पे लाके
इन दोनों पीसेस के ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो उन्होंने यहाँ पे रूक A C1 खेला। अभी नाइट जो है E4 का वो C5 का बिशप सपोर्ट कर रहा है, तो उसको मूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ सपोर्ट देते हैं। और अभी देखो प्रेशर बन रहा है। जैसे ही आप अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालते हो, सेंटर में डालते हो, कभी साइड से डालते हो, तो अपोनेंट गलती करता है। तो यही रहता है कि आपको वीकनेसेस जो है अपोनेंट के साइड में क्रिएट करने हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालना है, वो गलती जो है ज़रूर करेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैटल खेलना है आपको। तो यहाँ पे नाइट H4 उन्होंने खेला। आइडिया उनकी सिंपल है, उनको नाइट F5 जाना है, क्वीन के ऊपर अटैक करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये नाइट यहाँ पे नहीं रहेगा तो C5 का बिशप जो है थोड़ा सा वीकनेस तो बनता है यहाँ पे। तो उन्होंने बिशप को बचाया, यहाँ पे बिशप B6 खेला। हालांकि बिशप B6 एक बहुत गलत चाल है, उन्होंने बिशप B6 खेलना नहीं चाहिए था। उन्होंने चुपचाप नाइट जो है अपना पीछे भी ले, या नाइट G5 खेल सकते थे, ताकि क्या है अभी तक तो जो है नाइट का सपोर्ट था, पर क्वीन का भी सपोर्ट है, तो वो खेल सकते थे। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये पोजीशन में नाइट F5 के बाद वाइट की पोजीशन अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप क्वीन E5 खेलना पड़ेगा, बिशप को सपोर्ट देना है। फिर आप यहाँ पे और अटैक करने के लिए क्वीन D5 खेल सकते हो, और क्वीन D5 के बाद क्वीन के ऊपर अटैक है, बिशप के ऊपर अटैक है, क्वीन से क्वीन मारोगे यहाँ पे, तो बिशप से मारने के बाद नाइट के ऊपर अटैक है, बिशप मर रहा है, बिशप हटाओगे तो रूक से नाइट मर जाएगा। तो ब्लैक जो है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। तो नाइट भी हटाना इतना आसान नहीं है, तो इस पोजीशन में उन्होंने बिशप को हटाया। पर अभी यहाँ पे सोचो कि इमैनुएल लास्कर ने फ़ायदा कैसा लिया होगा, क्या किया होगा उन्होंने। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, सोच सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, थोड़ा टाइम ले लो। ठीक है, आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सोचा होगा कि वाइट एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इमैनुएल लास्कर ने बहुत ही बढ़िया टैक्टिक खेली। उन्होंने खेला नाइट F5, जो कि उनकी आइडिया थी, नाइट H4 की आइडिया थी, उनको नाइट F5 खेलना है। क्वीन के ऊपर अटैक किया उन्होंने। अभी क्वीन को डिफ्लेक्ट करना है उनको। क्वीन अगर डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो नाइट जो है E4 का मर जाएगा, तो उनको नाइट को सपोर्ट करना है। तो उन्होंने क्वीन E5 खेला, पर इसके वजह से उनकी एक दिक्कत तो हो गई। यहाँ पे नाइट जो है, घोड़ा जो रहता है बहुत काम का होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे बिशप कैप्चर्स E4 किया उन्होंने। क्वीन कैप्चर्स E4 के बाद घोड़े से 2 पीस के ऊपर अटैक हो गया है, नाइट का फोर्क आ गया है। तो नाइट 4 के बाद एक्सचेंज तो मरने वाला है उनका। तो उन्होंने यहाँ पे सोचा कि चलो पॉन तो मार लेते हैं, उन्होंने पॉन मारी। नाइट कैप्चर C8, रुक कैप्चर C8। अभी भी देखो गेम जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। तो आपको आराम से खेलना पड़ेगा, सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि कभी आपने गलती कर दी तो F2 का पॉन वीक है, D3 आ सकता है, बिशप का यहाँ पे अटैक आ सकता है। तो आपको अपोनेंट के जो अटैकर्स है उसको कम करना है आपको। तो उन्होंने यहाँ पे क्वीन को सेंट्रलाइज किया। पहले तो क्वीन D5 खेला। अभी C6 के नाइट के ऊपर अटैक है, 2 पीसेस का, रुक का भी है और क्वीन का भी है, इसलिए उन्होंने क्वीन E6 खेला। तो क्वीन E6 के बाद अगर वाइट कैप्चर करता है तो एक बात अच्छी भी हो सकती है कि ये पॉन का यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस पोजीशन में क्यों क्वीन को एक्सचेंज करना है। उन्होंने क्वीन को बोर्ड के ऊपर रखा, उन्होंने क्वीन F3 खेला। तो क्वीन F3 के बाद उन्होंने H6 खेला, H6 के बाद बिशप D2। अभी बिशप को बाहर निकालने की बारी है। तो नाइट E5 आया, क्वीन के ऊपर अटैक। तो यहाँ पे उन्होंने रुक कैप्चर C8 किया, क्वीन कैप्चर C8 और क्वीन E4 खेला। सेंट्रलाइजिंग योर पीसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पीसेस को हमेशा सेंटर में रखो, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा स्पेस भी कवर करेंगे। कंट्रोल जितना आपका अच्छा रहेगा सेंटर के ऊपर, उतना ही आपके गेम के ऊपर भी आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी नाइट के ऊपर अटैक है, उन्होंने नाइट D7 खेला। तो नाइट D7 के बाद उन्होंने सोचा कि चलो पहले तो एक फाइल जो है उसको पहले कंट्रोल करते हैं। अभी देखो आपको लगेगा एक्सचेंज ऑफ पोजीशन है, ऐसे आराम से जीत जाओगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत बार देख चुके हैं कि एक्सचेंज डाउन पोजीशन में भी बहुत सारे रिसोर्सेस निकलते हैं, और आपको सोच समझ कर खेलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रुक C1 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक। तो स्टेप बाय स्टेप देखो वो कैसे खेलते हैं। अभी उनकी एक बहुत बढ़िया टैक्टिक भी है इस पोजीशन में, कि क्वीन को अगर तुम कहीं हटाओगे तो उससे उनको एक बहुत बढ़िया एक आइडिया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन D8 मूव खेलनी चाहिए थी। ठीक है, क्वीन D8 के बाद क्वीन D5 खेल सकते हो, नाइट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो, पर उन्होंने क्वीन D8 की जगह क्वीन F8 खेले। अभी क्वीन F8 के बाद और एक यहाँ पे टैक्टिकल आइडिया उनको दिखी। आइडिया क्या हो सकती है, सोचो इस पोजीशन में क्या टैक्टिक उन्होंने खेली होगी। आपने जब भी गेम खेलते हो तो टैक्टिकली अलर्ट बहुत रहना चाहिए, और टैक्टिकली अलर्ट रहने के लिए आपको हमेशा चेक्स और कैप्चर्स देखने चाहिए। पोजीशन में कहाँ पे अपोनेंट कैप्चर कर सकता है, कहाँ से चेक देख सकता है, क्या हो सकता है अभी इस पोजीशन में, नहीं तो नेक्स्ट पोजीशन में, मतलब नेक्स्ट मूव के ऊपर कुछ हो सकता है क्या। हमेशा अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन F8 खेलने के बाद व्हाइट ने बहुत बढ़िया मूव ढूंढी।
मुझे लगता है आपने भी ढूंढी होगी, वो है बिशप कैप्चर्स h6। अभी बिशप कैप्चर्स h6 के बाद ब्लैक को यहाँ पे संभल कर खेलना पड़ेगा। हालांकि बिशप h6 के सिवाय भी यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मूव थी क्वीन g4। क्यों? तो आप नाइट के ऊपर अटैक कर रहे हो और यहाँ पे बिशप इंटू h6 मारने की आपकी आइडिया भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि g7 का पॉन यहाँ पे पिन हो रहा है। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो नाइट f6 खेल सकते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर नाइट f6 खेलते हो तो क्वीन f5 आ जाएगा। अभी आइडिया है रुक c8 आके क्वीन को यहाँ पे मारने की, और क्वीन भी यहाँ से हटाया आपने तो भी ये चेकमेट हो जाएगी रुक c8 के बाद, क्योंकि h7 का स्क्वायर जो है वो क्वीन से सपोर्टेड है, मतलब गार्डेड है। तो यहाँ पे बिशप इंटू h6। अभी देखो बिशप इंटू h6 भी अच्छी लगती है मूव, पर इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है, वो है नाइट c5। अभी नाइट c5 के बाद आपको जो यहाँ पे अटैक आ रहा था रुक c8 से, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन g4 खेला। अभी क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने f5 खेला, पर यहाँ पे क्वीन जी से अभी भी वाइट की पोजीशन बढ़िया ही है, ऐसा नहीं कि वाइट की पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छी है। तो क्वीन f7 आया, उन्होंने क्वीन एक्सचेंज करने का इन्विटेशन दिया, उन्होंने क्वीन एक्सचेंज कर दिया, बिशप g5। और इस पोजीशन में वाइट एक्सचेंज पे अच्छी पोजीशन है, पर अगर किंग यहाँ पे वो लाते थे तो इतना आसान नहीं होता था वाइट को जीतने के लिए। पर देखो गेम में प्रेशर होता है, हर मूव के ऊपर आप बहुत बढ़िया मूव नहीं खेल सकते। उन्होंने नाइट d3 खेला, वो भी अच्छी मेरे हिसाब से अच्छी मूव है, क्योंकि रूक और बिशप पॉन दोनों के ऊपर अटैक है, तो उन्होंने पॉन को बचाया यहाँ पे। क्योंकि आप अगर ज़्यादा पॉन दे दोगे तो अपोनेंट के पास यहाँ पे क्वीन साइड के ऊपर ज़्यादा पॉन रहेगा, तो आराम से एक ना एक तो पॉन आगे बढ़ेगा, तो आपके ऊपर प्रेशर भी बनेगा। तो पॉन को बचा कर खेलो, ठीक है। तो किंग e6 खेला उन्होंने, फिर उन्होंने b3 खेला, पॉन को बचाया, किंग d5 आया। और अब बारी है वाइट के किंग को गेम में लाने की, तो उन्होंने f3 खेला। उनकी आइडिया है कि यहाँ से भी किंग आ सकता है। अब उन्होंने a5 खेला, उन्होंने h5 खेला, नाइट c5। और उन्होंने सोचा कि चलो इस पोजीशन में अपने खुद के पॉन्स को आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने h5 खेला। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, जो है कि बिशप f6 खेलना है उनको। बिशप f6 के बाद क्या होगा, जी कैप्चर्स f6 आएगा तो h6। अभी h6 के बाद h7 और h8 दो ही मूव में क्वीन बन रहा है। आप अगर रैंडम मूव खेलते हो, समझो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे a6 जैसी मूव खेलते हो तो बिशप f6 एक आइडिया, अगर इसको मारते हो आप तो h6 के बाद पॉन जो है क्वीन बन जाएगा। ब्लैक चाह कर भी उस पॉन को स्टॉप नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो हिडन आइडियाज़ रहते हैं वो आपको ढूंढने चाहिए, आपने ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक ने अपनी खुद की पॉन जो है d4 पे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए d3 खेला। d3 के बाद उन्होंने सोचा कि चलो इस पॉन को पहले स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के उन्होंने किंग f1 खेला, और एक आइडिया भी थी कि डिस्कवर्ड चेक आ रहा था, देखो नाइट हटा के डिस्कवर्ड। तो अपोनेंट के जो भी आइडियाज़ होते हैं वो आपको समझ के लेनी है और उसके हिसाब से आपको खेलना है। तो ब्लैक ने यहाँ पे a4 खेला, नाइट कैप्चर्स a4। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि h5 का आइडिया क्या था, बिशप f6 खेलना था। तो इमैनुअल लास्कर ने यहाँ पे बिशप f6 मूव खेली, बहुत बढ़िया मूव है। तो अपनों ने किंग e6 खेला, बिशप को मारा नहीं, तो पर फिर भी g7 का पॉन मर ही रहा है, तो उन्होंने किंग f7 खेला, बिशप को पीछे लाया उन्होंने। और नाइट c5 के बाद इस पोजीशन में उन्होंने सिंपल रुक d1 मूव खेला। अभी रुक d1 के बाद उनकी आइडिया सिंपल है, देखो उनको यहाँ पे बिशप d4 खेलना है, बिशप कैप्चर c5 करना है, और उसके बाद d3 का पॉन जो है मरने वाला है। एक बार d3 का पॉन मर जाएगा तो आराम से आप खेल सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे किंग साइड के ऊपर ज़्यादा पॉन्स है। तो इस पोजीशन में सेगबर्ट ताराश ने सोचा कि आगे खेलना इतना बढ़िया नहीं है, उनकी पोजीशन लॉस्ट है तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसा था ये गेम इमैनुअल लास्कर, दो दिग्गजों के बीच में। और मेरे हिसाब से दोनों जो प्लेयर है बहुत बढ़िया खेले। ये गेम जो है सेंट पीटर्सबर्ग में खेला गया था 1914 में। आशा करता हूँ आपको गेम पसंद आया होगा, सीखने भी आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छा बढ़िया लगता है गेम के बारे में तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बताता है कि उनको गेम कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। तो आशा करता हूँ नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।